सिर्फ सनसनी नहीं, मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर वह खबर चाहे जो भी हो, चाहे खबर आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, लोक असर का स्पष्ट नजरिया होता है। दल्ली राजरा, लौह अयस्क की धरती, संघर्ष की कहानी और परिवर्तन की स्याही। आज हमारे साथ है वो व्यक्तित्व जिन्होंने इस नगर को कल से आज तक अपनी आंखों से देखा है। आज हमारे साथ हैं नगर की सुप्रसिद्ध समाजसेवी, साहित्यकार श्रीमती शिरोमणि माथुर जी। आप राजनीति से भी ताल्लुक रखती हैं। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का। लोक असर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी स्वागत है आप सबका, आपकी टीम का। हम बातचीत शुरू करने के पहले आपसे एक छोटा सा परिचय हम अपने दर्शकों को प्रेषित करना चाहेंगे, तो आप अपना छोटा सा परिचय हमें दीजिए। मैं डॉक्टर शिरोमणि माथुर दल्ली राजरा में रहती हूँ। मैंने यहाँ कॉलेज में भी कुछ दिन काम किया और मेरी रुचि साहित्य में है। राजनीति में, कांग्रेस में मेरे कार्यों को देख के हमारे तत्कालीन जिला अध्यक्ष माननीय बासदेव चंद्राकार जी ने मुझे अपनी जिला की कार्यकारिणी में संगठन मंत्री बनाया। क्योंकि मैं जब यहाँ राजरा आई थी जी, तो राजरा आज जैसा राजरा नहीं था जी। उस समय नया बसा था और मार्केट भी ऐसी पक्की बिल्डिंग नहीं थी। टीना का शेड बना के लोगों ने दुकानें बनाई थी। अधिकतर लोग उन्हीं टीना के शेड में रह रहे थे। बीएसपी के क्वार्टर नए नवेले थे, साफ सफाई थी, वहाँ नया कंस्ट्रक्शन था और रेलवे की कॉलोनी भी साफ सुथरी थी। मजदूरों की बस्ती में बहुत गंदगी थी। तो मैं जाती थी तो मजदूरों की बस्ती में, यह 27 नंबर वार्ड, ये बिल्कुल नजदीक में मेरे, यहाँ मजदूर लोग रहते थे। तो माता पिता काम में चले जाते थे। बच्चे लोग बरसात के मौसम में उसी कीचड़ में, घर के सामने गलियां कच्ची थी, कीचड़ में खेलते थे। वहीं सुअर भी आ रहा है, वहीं कुत्ता भी आ रहा है। बच्चों को देख के मेरा हृदय द्रवित हुआ। तो मैंने सामाजिक क्षेत्र में काम करना चालू किया। मैंने अपनी महिलाओं की टीम बना के बालवाड़ियां खोली। उस समय यहाँ परियोजना का कोई काम नहीं था और चूंकि राजरा माइंस एरिया था, इसलिए यहाँ सरकार की कोई सुविधा नहीं थी। तो मैंने जब बालवाड़ियां खोली तो लोगों को उत्सुकता हुई, आने लगे मजदूरों के बच्चे। और उसी समय बासदेव चंद्राकार जी ने फिर मुझे अपनी बॉडी में रखा और उसी समय शिकला का साहब पंचायत में महिला, उस समय आरक्षण नहीं था, 2 महिला नॉमिनेट होती थी। तो पंचायत वालों ने मेरे को नॉमिनेट किया अपनी बॉडी में। फिर जिला पंचायत में, जनपद पंचायत डोडी में भी मेरे को नॉमिनेट किया गया। तो इस तरह मैं सार्वजनिक जीवन में धीरे 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 आवश्यकता अनुसार, या मेरी मन की इच्छा थी कि मैं कुछ लोगों के कर पाऊँ, इसलिए मैं जुड़ती चली गई। और समय आया, एक समय के बाद राजनीति की महत्वाकांक्षा कुछ थी नहीं। और इसी बीच मेरा बड़ा पुत्र खत्म हो गया, छोटी पुत्र वधू खत्म हो गई। तो मन एकदम निराशा से डूब गया। तो मैं साहित्य और अध्यात्म में चली गई और आज मैं पूर्णतः साहित्य और अध्यात्म से जुड़ी हूँ। अब राजनीति मेरे पिछले जीवन का मुद्दा है, अभी मैं नहीं उलझती उन बातों में। तो ये आप जो वार्ड नंबर 27 की जो बात कर रही हैं, तो ये कौन सा सन की बात होगी? उस समय बाल नहीं बने हुए थे, ये बात है 65-66। जी, मैं सन 65 में शादी होके आई और उसके बाद में यही रह रही हूँ तब से। और इसलिए आसपास के लोगों से संपर्क रहा। बाल तो उस समय नहीं बने थे, उस समय अलग ही नाम थे। तो मैं जाती आती थी आसपास में। अब जैसे मंदिर जाना है तो दुर्गा मंदिर उस रेलवे कॉलोनी के आसपास है, उधर भी झोपड़पट्टी के लोग हैं। पुराना बाजार सदर साइड जाओ, रेलवे स्टेशन साइड जाओ, तो उधर इस तरह मैं जाती थी। फिर मैंने
रेलवे कॉलोनी में आंगनबाड़ी खोली, अपने आसपास यहाँ आंगनबाड़ी खोली, फिर उधर ये चिकला कस्सा का नाले को उस तरफ है क्षेत्र, उसमें आंगनबाड़ी खोली। इसलिए बाल बाड़ियाँ खोल के मैंने बच्चों को काम जोड़ा। मतलब उसमें क्या करती थी मैं, एक आया दीदी रहती थी, एक पढ़ाने के लिए टीचर, तो आया दीदी बच्चों को ले आती थी और जो टीचर पढ़ाने के नाम पर रहती थी वो पढ़ा लेती थी। तो 3-4 घंटे ऐसे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाते थे। और उसके बाद बच्चे, फिर उसके बाद सिलाई का प्रशिक्षण केंद्र भी खोली मैं महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो समय। और उसी समय साक्षरता के जो प्रोग्राम चलते थे उनमें भी यथासंभव जो बना मैंने सहयोग दिया है। जी। अब हम कुछ प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ। आपका व्यक्तिगत यात्रा और प्रारंभिक दौर को आपने बहुत विस्तार से बताए हैं। जब आप पहली बार दिल्ली राजरा आई थी तो उस समय माइंस का वातावरण और मजदूरों का जीवन आपको कैसा लगा? देखिए, उस समय जो मजदूरों का जीवन था, झोपड़पट्टी थी जी। बीएसपी की तरफ से जो सुविधाएं थी वो छोटी मोटी मिलती थी। मजदूर लोग परेशान थे और आंदोलन होते रहते थे, और आंदोलन के कारण कई बार अप्रिय स्थिति मार्केट में बन जाती थी जी। क्योंकि मार्केट को निकलना, उधर जाना, वो अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती थी और मजदूरों का जीवन दयनीय था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा भी उस समय फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ जी। और नियोगी जी के नेतृत्व में मजदूरों के लिए काम भी हुए, तो धीरे धीरे उनकी तनख्वाह भी बढ़ी। और अब जो जीवन था वो तो आप भी जाने, दुकानदार भी परेशान थे, लेकिन छोटे छोटे दुकानों ने ही राजरा के जन जीवन को व्यवस्थित किया। यहाँ एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं थी जी। बीएसपी के स्कूल थे, उनमें नॉन बीएसपी बच्चों का एडमिशन नहीं होता था, बहुत परेशानी होती थी। तो कुछ प्राइवेट स्कूल खोले लोगों ने। अब यहाँ 12वीं तक का स्कूल था, सुनील चंद जैन कॉलेज खुला, काफी पुराना है, मैंने भी उसमें सेवाएं दी हैं। तो ये धीरे धीरे सबके सहयोग से राजरा का विकास हुआ जी। किसी यहाँ तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, बीएसपी का था। अब डॉक्टर आनंद ने सबसे पहले मेडिकल सुविधा दी। यहाँ कोई किराने की दुकान नहीं थी, संपत सेठ ने किराने की दुकान खोली, तो सभी का सहयोग काउंट हुआ जी। एक महिला शिक्षिका और बाद में प्रिंसिपल के रूप में उस दौर की चुनौतियां क्या थी? महिला शिक्षिका देखिए, बच्चे तो शैतानी करते ही है ना, और हमारे दिल्ली राजरा में हर प्रदेश के लोग आए हुए हैं, तो उच्चारण माताजी आ रही थी, पिताजी जा रही थी, माताजी आ रहे थे, पिताजी जा रही थी, इस टाइप का उच्चारण था। और हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय साक्षरता के प्रोग्राम भी चले। और आपको बताएं, जब शिक्षा के क्षेत्र में हम गए पढ़ाने, मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, तो हिंदी में आप समझ सकते हो, मैं मातृभाषा मेरी हिंदी है ना, और एक एमए हिंदी में किया है, तो हिंदी की जानकारी तो पर्याप्त है थी। और मन संस्कारों में खून, मेरा कोई उसमें वो नहीं है, वो संस्कारों में मेरे खून में हिंदी है। और जब मैं ऐसी हिंदी सुनती थी तो मेरे को थोड़ा अटपटा लगता था, और मैं जब उनको सुधारने के लिए प्रयास करती थी तो बच्चों को अटपटा लगता था कि मैडम स्ट्रिक्ट है। उनको हिंदी आती नहीं थी, मैं हिंदी सिखानी। अब सभी तरह के सभी भाषा भाषी यहाँ हैं। आपके जो बच्चे आप देख रहे हो ना, इतनी अच्छी हिंदी बोले, तब के बच्चों की ऐसी हिंदी नहीं थी। तब उस समय शिक्षा और खदान क्षेत्र के बीच कितना संबंध और कितनी दूरी थी? वो शुरू में तो लोग काम करना भी नहीं चाहते थे जी, है ना, लेकिन बाद में जब शिक्षा का महत्व बढ़ा और नौकरी लोगों को करते देखा,
तो लोगों को एक जागरूकता को हम पढ़ें। और उसी समय नाइट क्लास भी चलाए गए जी। बहुत सारे रात में क्लासेस चलते थे। जो बीएसपी कर्मचारी थे, जो खदान में काम करते थे, मजदूरों को सिखाने के लिए साक्षरता अभियान, वो साक्षरता अभियान चलते थे जी। वो दूरी पहले तो थी, धीरे धीरे सिमटती गई और आज तो हम देख रहे हैं हमारी बेटियां, हमारे बेटे शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं आपको विशेषकर बताऊं, मेरे नगर की कोई भी बच्चा और कोई भी बच्ची अगर कोई भी एक मेडल लाते हैं, कोई भी पुरस्कार की एक न्यूज आती है, तो मुझे उतनी खुशी होती है जैसे मैं उनकी माँ हूँ, मेरा बच्चा जीत के आया है जी। मेरे मेरे बच्चे को मेडल मिला। आज भी खेल चलते हैं, यहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं। हमारे बालोद जिले में सबसे ज्यादा खेल प्रतियोगिताएं दल्ली राजरा में होती हैं जी। और मुझे बहुत खुशी होती है। भले से मैं खेलती नहीं हूँ बचपन में भी ज्यादा नहीं खेला, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं होती थी। माइंस मजदूर आंदोलन और सामाजिक बदलाव, दल्ली राजरा की माइंस ने इस नगर की कैसे पहचान गढ़ी? फिर से बोलिए। दल्ली राजरा की माइंस ने इस नगर की पहचान कैसे गढ़ी? कैसे गढ़ी? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है जी। एक समय था जब लोग माइंस को नहीं जानते थे जी। मैंने प्रयास किया है अपनी पुस्तक में इन सब मुद्दों को उठाने का। जी। और पहले यहाँ माइंस का जो काम चालू होने वाला था, विरोध भी हुआ, लेकिन हमारे दूरदर्शी नेताओं ने सोचा कि हम यहाँ उद्योग स्थापित करें। और आज माइंस के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की इमेज बनी है। जी। हम जो रेल की पटरियां बना के देते हैं, लोहा तो हमारे ही जाता है ना, वो पूरे एशिया में महत्व रखता है। तो हम आप राजहरा के पूरे छत्तीसगढ़ के इस माइंस को पूरे विश्व में हमारा इमेज है जी। और हमने एक स्थान बनाया है। हमारे मजदूरों ने भले से यहाँ आंदोलन हुए, लेकिन कीर्तिमान स्थापित किए और उन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो जिन पर भारत को गर्व है। हम छत्तीसगढ़ियों को नहीं, पूरे भारत को गर्व है। ऐसी रेलें बनाई हमारे भिलाई स्टील प्लांट से, लोहा तो हमारे ही जाता है। पानी के जहाज के भी पार्ट्स बनते हैं, हवाई जहाज के पार्ट्स बनते हैं, रेलवे के पार्ट्स भी बनते हैं और छड़ और रेल की पटरियां तो मामूली चीज हो गई है जी। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज पृथ्वी के भूगर्भ से जो हम आयरन ओर निकालते हैं, उस आयरन ओर से मैं आपको अगर बोलूं तो लाखों और करोड़ों लोगों का जीवन पालन हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो बीएसपी कैडेट मेरे इतने कर्मचारी हैं, क्या उन कर्मचारियों के परिवार वाले भी हैं, उन कर्मचारियों के घरों में काम करने वाले भी हैं, उन कर्मचारियों को सेवाएं देने वाले, ये पूरा बाजार दल्ली राजहरा का या भिलाई का हो, पूरा बाजार हम जो नॉन बीएसपी हैं, हम लोग भी तो उनके ये उन्हीं के कारण जीवित है ना, यहाँ कार को रहते। तो इसलिए उसने बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया है। हमारी संस्कृति को, हमारे साहित्य को, हमारी आर्थिक स्थिति को, हमारे व्यापार को और हमारे रहन सहन को, हमारी सोच को बदला है, इसने बहुत प्रभावित किया है। मजदूर आंदोलन के दौर को आपने बहुत करीब से देखा है, तो कैसे महसूस किया, क्या कुछ लगा? देखिए, दोनों पक्ष हैं। मैंने ये पुस्तक लिखने से पहले मनीष राम चौधरी से उनसे मिली, क्योंकि मजदूर आंदोलन के तत्कालिक और दीर्घकालीन दोनों प्रभाव थे। तो इनकी मांगे जो थी वो जायज थी और कई बार उन जायज मांगों को लिए इनका दबाव जो हो जाता था वो प्रतिष्ठात्मक धब्बा पहुंचाता था। कई ऐसी घटनाएं हुई। मांग जायज तरीके से करना अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए अप्रिय कदम उठा लेने से इमेज खराब होती है जी। और वही कारण हुआ कि आंदोलन में पहले शुरुआती दौर में सबका समर्थन रहा, बाद में बुद्धिजीवी वर्ग को चिंतन करने का समय आया, क्योंकि जो गलत कदम उठाए गए उनसे राजहरा का फ्यूचर। मैं आपको बताऊं, एक बार चंदूलाल चंद्राकार के घर में बैठी हुई थी, तो
पता नहीं क्यों मेरे जब से यहाँ आई शादी होके मेरे मन में राजरा के विकास की एक बहुत तीव्र उत्कंठा थी। तो वहाँ एक उद्योगपति बैठे थे, चंदूलाल चंद्रकार से उनका व्यापारिक चर्चा चल रही थी। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा भैया आप उद्योगपति लोग हैं, हमारे राजरा में भी कोई उद्योग लगाए तो राजरा का विकास हो। क्या है कि जो लोग बीएसपी से जुड़े हैं उनका तो रोजी रोटी चल रही है, अब बच्चे बड़े हो गए उनको भी कुछ काम चाहिए। तो बोले हम क्या करें, आपके यहाँ आंदोलन, लेबर आंदोलन इतने ज्यादा है, ट्रेड यूनियन इतनी हावी है कि हमको काम नहीं करते देते। तो उस बात के कारण हम नए उद्योग लगने से वंचित रह गए, है ना, हम नए उद्योग लगने से वंचित रह गए। तो एक पक्ष तो फायदा हुआ, मजदूरों का आर्थिक और सामाजिक जीवन सुधरा, उनका आर्थिक उत्थान हुआ, उनके बच्चे पढ़े लिखे, सारी सुविधाएं मिली। दूसरी तरफ ये हुआ कि हमारी बेरोजगारी की जो अवसर थे वो कम, इसलिए दोनों पक्षों पर हमें चिंतन करना होगा। तो क्या आपको लगता है कि मजदूर चेतना ने शिक्षा और समाज को प्रभावित किया है? जी, मजदूर चेतना ने शिक्षा और समाज को कितना प्रभावित किया है। देखिए पहले मजदूर पढ़े लिखे नहीं थे जी, और उनके पास आय के स्रोत नहीं थे। जब आय का स्रोत बना तो उनका रहन सहन सुधरा, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो और फिर अपने उनके बच्चे पढ़ लिख के, ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ पढ़ लिख गए, व्यापार भी कर रहे हैं, गाड़ियां खरीदी, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो रोजगार के अवसर भी मिले और रहन सहन में सुधार आया, उनकी चेतना में विकास की बात आई। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं ब्लॉक अध्यक्ष रही 10 साल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से। तो ट्रेड यूनियन बोलती थी माइंस मैनेजमेंट से हमारे लोग रखो, लेकिन मैं उनको एक ही बात बोली, आप सालान बंद मत करो, मेरे बच्चे को पढ़ा दो, पढ़ लिख जाएगा तो कहीं भी जाके अपना पेट भर लेगा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, उसकी छवि अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है। और आप स्कूल बंद करते चले जाओगे, बीएसपी नॉन बीएसपी करोगे तो नहीं बनेगा। मैंने उनसे साफ बोला, साहब आपके घर में आपका जूता साफ करने वाला, आपका कपड़ा धोने वाला, आपकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आपके कारण है, दिल्ली का पूरा मार्केट आपके कारण है। आप बच्चों की शिक्षा मत करो। लेकिन धीरे धीरे बीएसपी ने सब समेट लिया। अब एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बचा है। तो आज के युवाओं को इस दौर से क्या सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए, गंभीर मुद्दा है। वर्तमान स्थितियां देखिए, हर क्षेत्र में टफ होती जा रही है। एक दौर था जब हमारे देश में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे जी, और आज का दौर है साक्षरता में हम काफी आगे हैं। संपूर्ण साक्षरता तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफी आगे हैं। तो हमारे बच्चों को और हमारी बहनों को, जो लोग वंचित है सुविधाओं से या शिक्षा से, उनके लिए देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे को मिल गई सुविधा तो मैं ही लेता चला जाऊं और मेरे बच्चों को, मेरे परिजनों को मिले या मत मिले। हमारी जात के समाज के और भी लोग हैं, उनको भी सुविधा मिले, उनको भी आप देखिए, चाहे वो हमारी बेटियां हो चाहे हमारे बेटे हों। और दूसरे, स्थिति देखकर बुद्धि और विवेक को, कहीं हमें आक्रामक होना है तो कहीं सहन भी करना है, तब जीवन चलता है। अगर हर परिस्थिति में आक्रामक हो जाएंगे तो विकास नहीं होगा। माँ अपने बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट भी होती है और प्यार भी करती है, और वही व्यवहार हमको अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, चाहे वो लेबर का कैरियर हो उसमें हो, इसमें हमको कहाँ दबना है और कहाँ आक्रामक होना है, ये बुद्धि का संतुलन बना के चलना चाहिए जी। हर जगह आक्रामक होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और हर जगह दबेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। कहाँ दबना है ये परिस्थिति देखिए। क्या आज का दल्ली राजरा अपने मूल चरित्र से दूर हो चुका है या दूर हो गया आज का? देखिए, मूल चरित्र से दूर हो गया है ये नहीं बोल सकते। आज भी राजरा जी,
मंच पर ही आधारित है। आज ही राजगृह मंच पर ही आधारित है। पूरा मार्केट, पूरा व्यापार यहाँ आवश्यक उसी पर निर्भर है। और लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि यहाँ विकास और होना चाहिए। शासन यहाँ तो करोड़ों रुपया की रॉयल्टी लेता है, अरबों रुपया जाता है, और विकास के नाम पर हमारे लिए कुछ नहीं। बालोद जिला बना तो बनेगा, बालोद के लिए भाई बना, जिला बन जाएगा तो राजरा को भी कुछ मिलेगा। राजरा को तो आप देखिए खंडर हो रहे हैं, क्वार्टर है ना, कर्मचारी कम हो रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के भी जा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट बसे बसाए नगर को व्यवस्थित नहीं कर सकती? कर सकती है। आपने हम मेडिकल कॉलेज का मैंने मांगा था, ठीक है, मेडिकल कॉलेज अगर नहीं दे सकते, नर्सिंग कॉलेज तो दे सकते हो। बिल्कुल। आप शिक्षा के क्षेत्र में वही बालोद जिले का सबसे पहला सबसे पुराना कॉलेज नेमीचंद जैन कॉलेज है। एक सेठ अपने खाते से निकाल के शिक्षा के लिए दे सकता है। गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रही है और राजस्थान में कोई सुविधा नहीं। मैंने कई बार निवेदन किया, आप मेडिकल कॉलेज खोल दो, ठीक है, नहीं खोले, आपके पास फंड्स नहीं थे। बीएड करवा देते बच्चों को, लड़कियां बीएड कर लेती। आजकल एजुकेशन बीएड करना है तो नर्सिंग कॉलेज प्राइवेट में खुले हैं, आप गवर्नमेंट नहीं खोल सकती। गवर्नमेंट सिर्फ लूटना चाहती है, किसी भी पार्टी की हो। मैंने सब पार्टियों को देखा है, विधायक हर पार्टी का यहाँ बना है, लेकिन विकास क्या हुआ? विकास क्या हुआ? आज दर्द होता है जब हम सोचते हैं कि राजगृह को कुछ नहीं मिला। आप भिलाई स्टील प्लांट को देखिए, राजगृह की मांग से चल रहा है। भिलाई स्टील प्लांट ने किया, हम उनके करने को मान रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया? आज यहाँ से जो तहसील ऑफिस वो उठा के डूंडी ले गए। थोड़ा सा इसी में और आगे बढ़ते हैं, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को लेके। ये बताइए, क्या आज की शिक्षा प्रणाली पहले से बेहतर है या कमजोर हुई है? ये आपने पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए पूछा है जी, है ना? तो मैं शिक्षा शास्त्री उतना तो मेरी जानकारी में नहीं है जी। लेकिन बेहतर तो हुआ है, बेहतर तो हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हम परसेंटेज में ये सोचे कि पूरे अपने छत्तीसगढ़ के आधार पर ही अगर बात करें तो काफ़ी शिक्षा में विस्तार हुआ है। सन 64 में आप देखिए रविशंकर यूनिवर्सिटी खुली यहाँ, एक पहली यूनिवर्सिटी थी, बाकी तो सागर यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के आते थे, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी। अभी तो कई यूनिवर्सिटी खुल गई, बच्चों को बहुत बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे तकलीफ देती है कभी कभी, हम अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को जैसे हमको बनाए रखना चाहिए था, उसमें कहीं हम लचर हो गए। वो पहले जैसा अपना तो अब नहीं रहा। छत्तीसगढ़ की माटी प्रेम की माटी है, जहाँ सहगांव सहनाव के नाम पर रिश्ते बनते हैं। आपके भाई का नाम अगर विनोद है तो आप दूसरे को भी विनोद नाम वाला मिलेगा तो सहनाव भाई करके बुलाएंगे। ये छत्तीसगढ़ का कल्चर रहा। आज वो मिठास कम है। साहित्य और समाज क्या आज भी बदलाव ला सकता है? ला सकता है। आपको आपने पूछा, साहित्य वही निकलेगा जो अंदर में दर्द होगा जी। कहानी झूठी बन सकती है, लेकिन कोई साहित्य की भावनाएं जो हैं वो अंदर से निकला हुआ दर्द होता है। तो साहित्य तो मार्गदर्शन कर सकता है, सभ्यताएं आगे बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन सवाल एक यही है कि उस साहित्यकार को आप महत्व कितना दे रहे हैं? आप उस साहित्यकार को समाज महत्व कितना दे रहा है? जी। और अगर स्पष्ट कहूं तो साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले सम्मान चेहरा और ओहदा और पार्टी दे के दिए जा रहे हैं जी। तो आप कहां से बोलेंगे? तो आप क्या निष्पक्षता की बात करते हैं? जो सम्मान जिसका हकदार आप उसको नहीं देते, आप उसके देते हो जिससे मेरा कोई स्वार्थ। तो आप किस तरह निष्पक्षता का दावा कर सकते हैं?
नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। साहित्यकार बोलेगा, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, आवाज दबा दिया जाता है। उसकी आवाज को सुना नहीं जाता। क्या आपने अपने लेखन में दल्ली राजरा को स्थान दिया है? दल्ली राजरा तो मेरे नस नस में बसा है। मैं तो कई बार लोग बोलते हैं, हमारे बच्चे भी और हमारे साथी लोग, रिश्तेदार लोग कई बार बोलते हैं, और परिचय के लोग, कहाँ दिल्ली में पढ़े हो, दुर्ग आ जाओ, रायपुर आ जाओ। ये बच्चे भी कभी चर्चा चलाते हैं तो मैं एक ही बात, मेरे को वहाँ तक पहुँचा देना, तुम कहीं भी जो रहता हो। मुझे तो राजरा से इतना प्रेम है कि मैं तो हर हालत में यही मरना चाहूँगी। इसी की मिट्टी मेरे को मंजूर है। और राजरा के लिए मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, मेरा दल्ली राजरा, वो लोगों ने बहुत पसंद भी की है। और ये पुस्तक है दल्ली राजरा। इस पर मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। क्योंकि माइंस के ऊपर कोई भी पुस्तक साहित्य के क्षेत्र में नहीं लिखी गई। तो माइंस के ऊपर उनके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन माइंस के ऊपर साहित्य में ये पहली पुस्तक आई है। लोगों ने बहुत पसंद किया इस पुस्तक को, और लिखने में मैंने मेहनत भी बहुत की है। नई पीढ़ी जो है साहित्य से दूर होती जा रही है। जी, नई पीढ़ी जो है हाँ, साहित्य से दूर होती जा रही है। हाँ, उसका कारण है मोबाइल और साहित्य के प्रति। एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शिक्षा के कारण बच्चे हिंदी के प्रति उतने उत्सुक नहीं रहे हैं। दूसरे, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, साहित्य के प्रति लोगों में रुचि उतनी नहीं रह गई। युवा पीढ़ी में विशेषकर जो किशोर बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं, उसके घर वाले पढ़ते हैं। आजकल तो बच्चे पेपर भी कम पढ़ते हैं। हम लोग तो पेपर के बिना रहते नहीं थे। साहित्य को लेकर और कुछ बताइए, आपका क्या अनुभव है और कितनी किताबें आपने लिखी हैं? मैं 10 किताबें मेरी छप चुकी हैं जी। और अभी एक की तैयारी और चल रही है। अब वो कब तक पूरी हो पाती है। क्या क्या नाम है आपकी किताबों की? किताबों के सबसे पहले मैंने अर्पण लिखी थी जी, और उसके बाद दल्ली राजरा, फिर मैंने चले गगन के पार। राहें कहानी संग्रह भी लोगों को बहुत पसंद आया जी। क्योंकि मेरी कहानियाँ जनरली मध्यम वर्गीय महिलाओं पर आधारित हैं। तो महिला किसी भी वर्ग की रही हो जी, चाहे वो गरीब मजदूर वर्ग की रही हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार की रही हो, चाहे संपन्न परिवार की रही हो, सदैव पीड़ित रही और उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की गई। और उस दर्द को कई कहानियों में मैंने उकेरा है कि हमको लगता है कि खाते पीते घर की महिलाएं हैं, मजदूर वर्ग की महिला काम करती दिखती है और ये सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की महिला काम तो करती है, उसके दर्द को अनुभव नहीं किया जाता जी। मैंने उसको चित्रित करने की कोशिश की है। अब कहाँ तक सफल हुई हो आप लोग बताइए। तो थोड़ी सी सामाजिक और राजनीति की बात कर लेते हैं। आपके परिवार का व्यवसाय और राजनीति से जुड़ाव, क्या इससे समाज सेवा आसान हुई है या मुश्किल? मुझे तो न आज किसी बच्चे ने रोका जी, और न इन बच्चों के पापा थे उन्होंने कभी रोका। और आने वाले कार्यक्रमों में मैं आपको बताऊं, मैंने कभी किसी से एक पैसे का चंदा नहीं लिया। जो बना वो अपने आप से की, चाहे सामाजिक जीवन का काम हो, चाहे राजनीतिक जीवन का काम हो, चाहे अब किसी बच्चे को किसी कोई सहयोग मांगता है तो न बच्चों की तरफ से न इनके पापा की तरफ से कोई रोक टोक नहीं महसूस हुई। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। पिता के रूप में जो पुरुष मिला वो भी बहुत अच्छा, पति के रूप में जो मिला वो भी बहुत अच्छा, बच्चों के रूप में चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, और मैं आपको, वो तो मेरी बहुएं भी बहुत अच्छी हैं जी। मेरी बहुएं हैं। अब तो मैं नहीं जा पाती, पहले मैं राजनीति में काम करती थी, बहुओं का सहयोग मिलता रहा, इसलिए मेरे को सामाजिक जीवन में परेशानी नहीं आई। अब दूसरों के बारे में सबके पारिवारिक स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो क्या आज की राजनीति पहले से अधिक व्यावसायिक हो गई है?
ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसे आप भी जानते हैं फिर भी मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं लगता है। पहले वैसे भाव कहाँ रहे अब। जी जी। मैं बहुत लंबे समय से राजनीति में काम की हूँ और पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन दिनों तो आप जानते हो लोग अपनी जेब से अपने धन से ही काम करते थे। शुरू में कांग्रेस की भी वही स्थिति थी। लंबे समय तक मैंने कांग्रेस में काम किया है। अब न वो ऐसी सोच कार्यकर्ताओं में रह गई है, समर्पण भाव में थोड़ा सा अंतर तो आया है और नेताओं में भी परिवर्तन आया है। इसलिए इस समय की रफ्तार है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, स्वीकार करना पड़ेगा। स्थानीय नेतृत्व में क्या कमी देखती हैं आज के दौर में? अपन लोकल देखें तो स्थानीय। अब ये फंसाने वाला प्रश्न पूछते हो आप अब कहना और अनुभव करने में फर्क होता है ना। सब अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं जी। और परिस्थितियां बदलती हैं तो उस अनुसार निर्णय भी लेने होते हैं जी। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर आपका दृष्टिकोण क्या है, कैसा है? देखिए, मैं खुद शुरू से सक्रिय रही जी। और महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए मेरा मन होता है कि मेरी बेटियां, मेरी बहुएं आगे बढ़ें। परंतु कभी कभी मुझे तकलीफ ये होती है कि वो घर वालों की भावनाओं को महत्व नहीं देती। जैसे कोई भी महिला अगर आगे बढ़ी है तो घर वालों के सहयोग से तो आगे बढ़ी है, तो घर वालों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। पहले अपना परिवार, स्वार्थ के हिसाब से नहीं, सेवा के हिसाब से। पहले अपना परिवार, उस परिवार की सहमति लेके आप उनके सहयोग से आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हम परिवार को नेग्लेक्ट करते रहेंगे तो फिर वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा जी। इसलिए परिवार का सहयोग और समर्थन आवश्यक मानती हूँ मैं। और फिर काम करिए, आप देखिए कुछ कितना आनंद आएगा जब वो लोग कोऑपरेट करेंगे। तो जैसे मैं अपने बेटे को बैठा ली आज का दल्ली राजरा आपकी नज़र में यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की स्थिति में? राजरा उजड़ रहा है, राजरा को बसाने की आवश्यकता है। राजरा एक ऐसा नगर है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को अपना सहयोग दिया है जी। तो सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। किसी एक विशेष की बात नहीं हुई, राजरा को बसाने में सहयोग किया। बहुत गुंजाइश है यहाँ काम की, शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकती हैं, दे सकती है गवर्नमेंट, यहाँ कोई उद्योग भी खोल सकती है जी। बहुत गुंजाइश है यहाँ काम करने की, बशर्ते कि शासन की, जनप्रतिनिधियों की, हमारे जनमानस की ये इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। बहुत काम हो सकता है और बहुत गुंजाइश है। देखिए, यहाँ भरा जैसा हरा भरा माहौल आपको नहीं मिलेगा। पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? शांत वातावरण। यहाँ आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज खोल सकते हैं, शिक्षा के और क्षेत्र खोले जा सकते हैं, काम किए जा सकते हैं। कोई विद्यापीठ, कोई कुछ खोला जा सकता है जिसके आधार पर इधर का भी काम चलता रहे और बच्चों का भविष्य भी बनता है। माइंस के भविष्य को लेकर क्या आशंकाएं हैं या उम्मीदें हैं? ये तो माइंस वाले लोग अच्छी तरह जानेंगे, परंतु हम लोग जो सोचते हैं, लगभग 50 वर्षों से यही सुनते आ रहे हैं, 50 साल का माल है दल्ली राजरा में जी। और काम चल ही रहा है और आगे भी संभावना है। अभी पायलट प्लांट चालू हुए हैं, काम चालू है, कुछ तो हो सकता है राजरा का भविष्य। और माइंस का भविष्य भी आसपास क्षेत्र और है, यहाँ ही कोई बड़ा स्टील प्लांट भी लगाया जा सकता है। अब देखिए ना, भान प्रतापपुर, कांकेर, सब जगह तो माइंस है। शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी को लेकर भी आप कुछ बोलना चाहें? कैसा था उनका आंदोलन? और देखिए, शहीद शंकर गुहा नियोगी जी एक मजदूर नेता
थे, अच्छा था उनका व्यक्तित्व। उन्होंने, मैंने अपनी पुस्तक में भी उनको अलग किया है। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को जी संभाला, छत्तीसगढ़ कल्चर को संभाला। उन्होंने कभी बाहरी कल्चर को हावी नहीं होने दिया। शहरों में भले भी कैसी कल्चर रही हो, यहाँ उन्होंने संस्कृति को भी संभाला। मजदूरों के लिए काम किए, उनके रहते यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। अभी भी पुराना बाजार में जो कैंप एरिया में दुर्गा बैठती है, गणेश जी बैठते हैं, अच्छी तरह व्यवस्था करते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को संभाला। बस हमारा इतना ही है कि जो उनके मन में उद्योगपतियों के घृणा भई, उद्योगपतियों के लिए जो घृणा है, वो भाव जो था वो थोड़ा नॉर्मल होता तो ये राजहरा तो कहीं और ही होता। जी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरे मन में तो, मैं तो आपको कई बार बोल भी चुकी हूँ अपनी समय समय पर, युवा आगे बढ़े, हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। बस अपनी माटी को याद रखें कि हम किस माटी के हैं, किस कल्चर के हैं, क्योंकि राजहरा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की माटी में जो स्नेह है, जो सुगंध है अपनेपन की, वो बनी है। आपको कुछ भी मिल जाएगा, परंतु वो मिठास नहीं मिलेगी जो हमारे छत्तीसगढ़ में। जी। अगर आपको फिर से जीवन जीने का मौका मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? मिठास। जी। सबको मिठास बांटेंगे। अब तो क्या हो गया है, एक एज के बाद में ना वात्सल्य फैल जाता है। जी। मेरे लिए आप भी बच्चा है, वही बच्चा नहीं है। तो मेरे लिए हर व्यक्ति, बुढ़ा भी रहेगा तो मेरे को लगेगा ये बेचारा खाया पिया नहीं, इसको पूछो भाई। तो आपको मेरे मन में दुना, अगर जीवन मिलेगा तो प्यार ही बांटूंगी सबको। और क्या है मेरे पास? दल्ली राजहरा शब्द सुनते ही आपके मन में क्या चित्र उभरता है? मेरा अपना घर। जी। जब मैंने दल्ली राजहरा का नाम मेरा दल्ली राजहरा रखा ना, तो कुछ लोगों ने बोला इसको अपना दल्ली राजहरा लिखना था। मैंने कहा नहीं, जो मेरा है तो मेरा है, इसलिए मेरा दल्ली राजहरा मेरा अपना घर है। जी। मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ शब्द है। अंतिम सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं अब। क्या दल्ली राजहरा का आत्मा मजदूर आंदोलन में थी और क्या वह आज कमजोर पड़ गई है? देखिए, मजदूर आंदोलन मजदूरों के लिए था। समग्र राजहरा का एक पहलू है मजदूर आंदोलन, समग्र राजहरा अलग है। वो समग्र राजहरा के अंतर्गत मजदूर आंदोलन है, ना कि मजदूर आंदोलन के अंतर्गत राजहरा। इसलिए ये तो हमको अनुभव करना पड़ेगा। आंदोलन हो, ठीक है, जायज मांगे होनी चाहिए। हम भी आंदोलन करते थे जब सक्रिय थे। आज का विकास संवेदनाओं को पीछे छोड़ रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जैसे आप भी अनुभव करते होंगे। आज का विकास संवेदनाओं को लेके चल तो रहा है, लेकिन पूर्णता नहीं चल पा रहा है। संवेदनाएं जरूरी हैं हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में संवेदना जरूरी है। अगर आपके अंदर संवेदना नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे और ना आपको दूसरों का सहयोग मिलेगा। विकास हो। अब AI आजकल निकल गया है। मैं अपनी बेटी को कोई कविता देती हूँ, उसको टाइप कर दे, मेरे को कंप्यूटर में टाइप करना नहीं आता, वो उसको AI पे डाल देती है। वो AI पे डाल देती है तो एक दो शब्द वो मेरा भाव गड़बड़ कर देती हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं भैया, ऐसा नहीं चाहिए, मेरी अपनी भावना अलग है। तो आज संवेदनाओं को समझना, अनुभव करना और दूसरे के प्रति अपनी संवेदनाओं को बनाए रखना भी उतना ही अपरिहार्य है। जितना हम अपने लिए चाहते हैं, दूसरा भी तो हमसे कुछ चाहता होगा। यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि अगला अगर कोई परेशानी में है तो हम भी सहयोग दें। तब आपके जीवन का सबसे कठिन और सबसे गौरवपूर्ण क्षण क्या रहा है? सबसे कठिन क्षण तो जब मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया माँ के लिए। और गौरवपूर्ण क्षण वो होता है जब राजहरा का एक भी बच्चा किसी पुरस्कार को लेके आता है, मैं बहुत गदगद होता है। मेरे को बेहद खुशी होती है कि तब मेरे को लगता है कि हाँ, राजहरा में बच्चे विकास कर रहे हैं। राजहरा हर बच्चा मेरे को अपना बच्चा लगता है। वही मेरे लिए गौरव का क्षण होता है।
बातचीत का सिलसिला यहीं ख़त्म करें। मेरे से यदि कोई प्रश्न यदि रह गए हो और आप जो बताना चाहती हैं अब मैं नहीं पूछ पाया हूँ तो आप बोल सकती हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जी राजरा के लिए जी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हमारे सामाजिक चिंतकों को भी अग्रसर होकर विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, जी ताकि ये नगरी उजड़ न जाए। हम जंगलों की हरी बाजियों के बीच बैठे हैं, झरनों के बीच बैठे हैं, हम आसपास कितने डैम हैं उनके बीच बैठे हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सबको मोहित करता है। आजू बाजू आप देखिए, पूरा बालोद जिला जी घने जंगलों से बसा है। ये तपोभूमि जैसा लगता है मेरे को दल्ली राजरा, जिसे तपाया है यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के व्यापारियों ने। और इस तपोभूमि को अगर हम सुरक्षित रख लें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि इसका भविष्य सुरक्षित रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल लोक असर में खुलकर अपनी बात कहने के लिए। दोस्तों, तो ये थी डॉक्टर श्रीमती शिरोमणि माथुर जी। उनसे हम अभी भेंट वार्ता ले रहे थे राजहरा नगर कल, आज और कल के एपिसोड के लिए। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाइए, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूँ दरवेश आनंद। नमस्कार।